ये ना आईसीआई की पुरानी आदत है कि बोलेंगे एक्स, लिखेंगे वाई, देखेंगे इधर, फेंकेंगे उधर। भैया भैया आईसीआई तो आईसीआई है, अब भैया प्रभु है, जो वो चाहेंगे वो कर सकते हैं, हम उनका कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बात वही हो रही है, इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया, एमटीपी 1 आया जनवरी 26 का। बट पेपर ऐसा आया था कि मैं क्या ही डिस्कशन करूं। एक एक सवाल कम से कम इंस्टीट्यूट ऐसा दे देता जो नया लगता। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट एकदम ऐसा करे कि कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दे। बट ये वाला जो एमटीपी है ना, एमटीपी 1, इसकी अगर मैं बात करूं दादा, तो हर चीज यहाँ पे क्या है, कॉपी पेस्ट है। फिर भी हमारा काम तो समझना है, सीखना है, हम फटाफट से गो थ्रू करके समझ लेते हैं। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी, जनवरी एग्जाम्स की तैयारी तुम अच्छी कर रहे होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप्ड है। नहीं है तो चिंता मत करो, जहां पे कमी है उसको ठीक करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। टाइम कम है, 30 डेज के आसपास का टाइम अब बचा है, बहुत लिमिटेड टाइम हो गया है। ये आखिरी का वक्त, मेहनत कर लो भैया, वरना बाद में बहुत रिग्रेट होता है। अभी इंजॉय मत करो, अभी सेक्रीफाइसेस करो, एक्चुअली करो। अभी ना देखो, सीए में ना, मैं तुमको आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं बस, कि सीए बनने के लिए ना सोचते बहुत लोग हैं, बट बनता वही है जो कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करे, डिसिप्लिन में रहे, सेक्रीफाइसेस करे। मेरी एक लाइन याद रखोगे क्या, प्लीज प्लीज याद रखोगे क्या? आखिरी के 30 डेज है, तो मैं तुमको एक लाइन दूं क्या, जो तुमको बहुत याद रखनी चाहिए इन 30 डेज के दौरान, या 25 दिन जो भी बचे हुए हैं, है ना, इस दौरान ना आपको एक लाइन हमेशा अपने आप को बोलनी है कि तूने मेहनत की, बिल्कुल की भाई, हर बच्चा कर रहा है। तूने सेक्रीफाइसेस कितने किए, ये हर बच्चा नहीं कर रहा है। कि क्या मैं जल्दी उठ पा रहा हूँ, क्या मैं खाना खाते खाते तारक मेहता की जगह कोई लेक्चर देख पा रहा हूँ। तूने कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितना खुद को तूने तपाया है इस चीज को अचीव करने के लिए, ये तुझको देखना है। तभी बोलना कि भैया मैंने अपना बेस्ट दिया, जब आपने अपना एक्चुअली अपने आप को तपाया है, सेक्रीफाइसेस ज्यादा किए हैं। मेहनत हर कोई कर रहा है, बट सेक्रीफाइस हर कोई नहीं कर रहा है। तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम चीजों को टरका रहे हो, तो वो बात नहीं बनेगी। फिर वो 15-20% का ही खेल रह जाएगा जो जस्टिफाइड है। डिजर्विंग बनोगे तो भैया डिजायर पूरे होंगे, डिजर्विंग बनना जरूरी है पहले। ठीक है, चलो सर, तो आगे बढ़ते हैं, हम एमटीपी 1 की तरफ चलते हैं। ये वीडियो कब अपलोड होगा मुझे पता नहीं है, बट मैं सजेस्टेड आंसर तुमको अपने हिसाब से लाके नहीं दे रहा हूं सर। इंस्टीट्यूट ने पुराने क्वेश्चंस एज इट इज उठाए हैं, मैंने उनके सजेस्टेड आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये मैं आपको, आप लोगों को पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल पे दिलवा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, एमटीपी की बात करें तो ये हमारा एमटीपी था, बट इस पे ज्यादा कुछ दम है नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वर्ड फाइल में सारे उसके क्वेश्चन, सारे उसके आंसर्स मैंने तुम्हारे लिए कॉपी पेस्ट करके लाके रख दिया हूं। कहां कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर फटाफट से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सितंबर 25 में पैटर्न बदला था, पैटर्न चेंज हो गया था, हमको समझना है क्या जैन 26 में पैटर्न बदलेगा क्या। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्लियर का मतलब होता है सितंबर 25 तक का पैटर्न ये था। नाउ मतलब जनवरी 26, सॉरी सितंबर 25 का ये पैटर्न था। सितंबर 25 से पहले ये पैटर्न था। जनवरी 26 में क्या पैटर्न आएगा हमको पता नहीं, बट मैं ये देखना चाहता हूं कि एमटीपी 1 जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट ने किया ये है कि जो पैटर्न इंस्टीट्यूट ने अभी सितंबर 25 में यूज किया था, उस पैटर्न को यूज करते हुए अभी एमटीपी नहीं बनाया गया है। देखो यहाँ पे केस स्टडी था पहले, सितंबर 25 के केस स्टडी आता था पहले कंपनी जैक का, बट हमको देखने को मिला सितंबर 25 में थ्योरी क्वेश्चन आ गई थी। इस बार के एमटीपी में फिर से केस स्टडी आ गया। यहाँ थ्योरी आता था, यहाँ केस स्टडी आया, बट अब फिर से यहाँ पे थ्योरी आ गया, है ना। तो यहाँ थ्योरी आता था, अच्छा देखो यहाँ पे थ्योरी आता था एलएलपी का सितंबर 25 के पहले, सितंबर 25 में केस स्टडी आया, अब इस एमटीपी में फिर से थ्योरी आया है। बोलने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 में जो परिवर्तन किया था, जो चेंजेस किए थे पैटर्न में, अभी एमटीपी में पुराने पैटर्न के हिसाब से, मतलब सितंबर 25 के हिसाब से नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स उसके पीछे के हिसाब से चल रहा है। मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है सर। 126 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें 56 नंबर का केस स्टडी आ रहे हैं, 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। बट सितंबर 25 में क्या हुआ था, 126 मार्क्स का पेपर आया था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 74 मार्क्स के आए थे, और थ्योरी क्वेश्चन जो है 52 का आया था। सितंबर 25 में पैटर्न बदल गया था, बट जैन 26 का एमटीपी 1 कहता है कि पहले जो पैटर्न था अभी आगे भी वही पैटर्न
इस्तेमाल होने वाला है। ट्रू फॉल्स है क्या? द आंसर इज नो। कुछ और चीज है क्या जो ध्यान रखने की बात है? कोई ऐसी चीज नहीं है। सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनाए हुए हैं, बहुत इजी लप्पू पेपर है ना, तुम आसानी से कर लोगे। मैं एक बार फटाफट से तुमको फिर भी डिस्कस करके कंक्लूड करूंगा। ज्यादा टाइम मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता इस एमटीपी पे, क्योंकि एमटीपी मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हमने जो पढ़ाई की है क्या सही तरीके से पढ़ा है, हम लिख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हमसे नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, ये होता है मॉक का मतलब। लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो वही पुराने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है। एक सिंगल नया क्वेश्चन नहीं है, एक मार्क्स का नया क्वेश्चन नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। कहां कहां से हुआ है वो सारी चीजें भी तुमको मैं दिखा देता हूं। देखो केस स्टडी की बात करें तो वन का है भैया, यूनिट 1 आईसीएस आया है, इनविटेशन टू ऑफर का। मैं फटाफट से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता एक्चुअली, है ना, तो तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, पूरा ध्यान देना और सुनते जाना बस। तुमको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसका वर्ड फाइल का पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगा। ये तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगा, पीडब्ल्यू के चैनल पे वीडियो रिलीज होने के बाद मिलेगा। जाहिर सी बात है एक आध दिन के अंदर मैं डलवा दूंगा। तो जब भी ये मिलेगा एक बार गो थ्रू कर देना, बहुत टाइम डेडिकेट मत करना, बस देखना कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, या अभी इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देख के कंक्लूड करो। देखो आशीष भैया सुपरमार्केट में जाता है एसी खरीदने के लिए, उसने एक ब्रांडेड एसी खरीदा, प्राइस टैग लगा था 40,000 रुपए का, आफ्टर डिस्काउंट 43 था, मतलब 40,000 रुपए का प्राइस टैग लगा था, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 3,000 रुपए, 3,000 का डिस्काउंट मिला था। आशीष जाता है कैश काउंटर में, बोलता है कि भैया मैं पैसा देना चाहता हूं, बट यहाँ पे कैशियर बोलता है सॉरी सर, जो डिस्काउंट था ना वो कल तक ही था, आज कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको 43,000 देने पड़ेंगे, 40,000 में एसी नहीं मिलेगी, डिस्काउंट कल तक था, 43,000 देने पड़ेंगे। बात हो रही है किसकी सर? प्राइस टैग की। किसकी सर? प्राइस टैग की। मतलब हमारा हो गया ये हो गया अपना ऑफर की इन्विटेशन टू ऑफर। तो बस इन्विटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन है। अभी हमारे एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका था। कौन सा एग्जाम में सर? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का सवाल सितंबर 25 में भी आया हुआ था। तो देखो एमटीपी नहीं एमडीटीपी है। एमडीटीपी का मतलब होता है मॉडल टेस्ट पेपर के 6 में था, मॉडल टेस्ट पेपर का 6 नंबर पे था, सितंबर 24 के एमटीपी में था, जून 23 के एमटीपी में था, है ना, दिसंबर 21 के एमटीपी में था। ये सवाल आज तक कहां कहां पे आ चुका है, ये सब मैंने यहाँ पे कोट कर दिया, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लिए ये सारी चीजें निकाल के दिया है, हर क्वेश्चन के लिए दिया है, तुमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर जो होता है ना, कोटेशन, मेन्यू कार्ड, प्राइस टैक्स, ये सब क्या होते हैं? ऑफर क्या कहते हैं? आर नॉट ऑफर। ये मेयरली इनविटेशन होता है कि भैया सामने वाला ऑफर हमको दे दे। ये एक एक्ट है प्रीसीडेंट ऑफ मेकिंग एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में हमको ये बात लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम क्या लिखोगे कि भैया अशोक हु इज मेकिंग द ऑफर नॉट द सुपरमार्केट। मतलब यहाँ पे प्राइस टैग में, प्राइस टैग को देख के अशोक जाता है कैशियर के पास कि भैया मेरे को माल चाहिए। एक्चुअल में सुपरमार्केट ने अशोक को ऑफर नहीं दिया है, अशोक ऑफर दे रहा है सुपरमार्केट को और कह रहा है कि मुझे ये एसी दे दो, मुझे ये एसी दे दो। सुपरमार्केट वालों ने तो प्राइस टैग दिखा के इनविटेशन टू ऑफर दिया था। डन सर, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चले। तो यहाँ पे एजेंट अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या रहेगा, उसके ऊपर ये सवाल बनाया गया है। तो एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या रहती है सर? देखो राहुल एक ट्रांसपोर्टर है, उसको ट्रांसपोर्ट करना था टमाटोस रूरल एरिया से। भैया हैवी रेन आया और राहुल अटक गया, अब टमाटर खराब हो रहे हैं, तो राहुल को क्या करना है? तो बोला गया एजेंट अथॉरिटी, एजेंट के पास अथॉरिटी है इमरजेंसी में कि वो सारी हरकत कर सकता है जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर केस में करता। भैया अपने खुद के केस में जो आदमी करता है वही चीज वो एजेंट प्रिंसिपल के केस में कर सकता है। क्यों करेगा? अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द लॉस। तो इंस्टेंट केस में अश्विन ने टमाटर वहां बेच दिए क्योंकि बारिश हो रही है, वो आगे बढ़ नहीं पाया, टमाटर खराब हो जाते। तो यहाँ पे अश्विन विल नॉट सक्सीड अगेन रिकवरिंग द लॉस। प्रिंसिपल अपने एजेंट से लॉस रिकवर करने में सक्सीड नहीं कर सकता। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सवाल है वही कि कस्टमर आता है, वो देखता है कि भैया यहाँ पे कंपनी का एक एम्प्लॉय है, वो बोलता है कि हाँ आप पैसे मुझे दे दो, मैं बदले में आपको रिसीप्ट दे दूंगा। उसने उनको पैसे दे दिए, मतलब कस्टमर ने उस एम्प्लॉय को पैसा दे दिया, अब वो एम्प्लॉय पैसा लेके फरार हो गया। तो क्या एम्प्लॉयर, मतलब यहाँ पे कस्टमर की लाइबिलिटी खत्म हुई कि नहीं? बिल्कुल खत्म हुई सर। कस्टमर को तो भैया जो आदमी रिसीप्ट देगा वो आदमी बिल्कुल कस्टमर के हाथ में, कस्टमर उसको पैसा दे सकता है। रिसीप्ट नहीं देता तो बात अलग थी, तो कस्टमर की गलती एक बार बोल भी सकते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, मिस्टर मोहन ने कोई माल खरीदा, उधारी में खरीदा, क्रेडिट पीरियड 1 महीने का था, ड्यू डेट के पहले मोहन चला जाता है कंपनी के पास कि मैं अपना पैसा रीपे करना चाहता हूं। उसको रमेश मिलता है जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। रमेश ने बोला कि आप पैसे मुझे दे दो, कैशियर जो है वो लीव में है और अभी पैसा रिसीव करने का इंचार्ज मुझे दिया गया है
और भैया रमेश ने एक मनी रिसीट भी ऑफर कर दिया, मतलब इशू कर दिया अपने सिग्नेचर में। 2 महीने के बाद कंपनी ने एक नोटिस भेज दिया मोहन को कि आपने पैसे अभी तक दिए नहीं है। तो मोहन ने बोला मैंने ऑलरेडी अपना ड्यूज क्लियर कर दिया है, तुम्हारे यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है वो तुम जानो, मैंने तो भैया एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय ने बदले में मुझे रिसिप्ट भी दिया। ठीक है, उसने बोला कि रमेश जो है वो एम्प्लॉय है और पेमेंट मैंने उसको कर दिया, मैंने उस पर भरोसा किया। ठीक है, क्योंकि उसने मेरे को क्या दिखाया भैया, अब मनी रिसिप्ट दिखा रहा है कि पैसे मिल गए हैं उसको, ये रिसिप्ट भी वो मुझे दे रहा है। अब तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट है, अब ये इंटरनल मैनेजमेंट है कि आगे चीजें क्या होने वाली है, तो समझना यहाँ पे बोला गया। ये सेम क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है तुम यहाँ पे देख सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात हो रही है, उससे पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझा के आना एग्जाम में भी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि भैया आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, इंस्टेंस मतलब एग्जांपल कि आर्टिकल और मेमोरेंडम में जो भी लिखा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि आप पढ़ के आ रहे हो और उस पर डीलिंग कर रहे हो। बट यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडोर मैनेजमेंट बोला है कि भैया आपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में कुछ लिखा है तो ये माना जाएगा कि भैया वो जो भी चीज लिखी हुई है वो वैलिडली परफॉर्म हो रही है। अब उसने मतलब आर्टिकल में लिखा है कि ओआर पास होगा तो हम ये मान लेंगे कि ओआर कंपनी ने पास किया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है हम उसको वेरीफाई करने की। तो यहाँ पे बोला गया कि भैया उसने रिसिप्ट दिया तो हमने अपना काम राइटफुली तरीके से किया है, उसने ऑथोराइज बताया अपने आप को, रिसिप्ट दिया, तो ये बोला जाएगा हेंस मिस्टर एक्स जो है फ्री रहेगा अपनी लाइबिलिटी से फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स एबीसी लिमिटेड, क्योंकि अमाउंट जो उसने पे किया वो एम्प्लॉय को किया ऑफ द कंपनी, और ये माना जाएगा कि भैया उसने वैलिडली परफॉर्मेंस किया है। इंडोर मैनेजमेंट कंपनी का आदमी अगर पैसा ले रहा है, पैसा रिसिप्ट इशू कर रहा है, आउटसाइडर को कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो वेरीफाई करे उस चीज को। भैया कंपनी का इंटरनल मैटर, कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम, कंपनी की परेशानी है, आउटसाइडर की परेशानी नहीं है। फॉरेन कंपनी के ऊपर बात करते हैं कि तो भैया ये इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, इंडिया में हुई है, आगे का खेल खत्म। फॉरेन कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रहेगा कि ऐसी कंपनी, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया में, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। कैसे, वेदर खुद से है, फिजिकली है या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड है, और साथ ही एंड लिखा है वो बिजनेस एक्टिविटी भी करता है इंडिया में। यहां पे तो हमने देख लिया माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में, आगे की चीजें छोड़ो ना, अगले सीधे हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में। Hence, it cannot be called as foreign company, क्योंकि ऑफिस भले ही एस्टैब्लिश हुआ है सिंगापुर में, ये फॉरेन कंपनी नहीं कहला सकता क्योंकि इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया में हुआ है ना दादा। डन सर। उसके बाद केस स्टडी है, तुमको केस स्टडी में समझा देता हूं, थ्योरी क्वेश्चंस तुम देख लेना कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप को बताने के लिए कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। ये तुम्हारा सजेस्टेड आंसर, तुम एक बार रीड कर लेना। 2 के ए पे चलते हैं, सोगा की तरफ चलते हैं, इंप्लाइड कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। जब ये वाला सवाल एग्जाम में आया था ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी कि क्या लिखें। बट स्टिल होता क्या है ना, कभी भी ऐसा नया सवाल तुमको देखने को मिले, न्यू क्वेश्चन एग्जाम में मिले ना, और नहीं समझ आ रहा है कि कंक्लूजन क्या होगा, कम से कम कोशिश क्या करो कि प्रोविजन पूरा लिख के आए, लॉ पूरा लिख के आओ, ज्यादा मार्क्स उसी के होते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के कम मार्क्स होते हैं, कंक्लूजन के भैया 1-2 नंबर होते हैं, मेन मार्क्स तो लॉ के ही होते हैं। तुम लॉ पूरा लिख के आओ, तुमको समझ आ गया कि ये पूरे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमको नहीं पता कि क्या आंसर होगा, बट हमको ये तो पता है प्रोविजन कौन सा लगेगा। तुम कोशिश करो कि लेंथ ऑफ आंसर को अच्छा इंप्रूव रखो और पूरा लॉ लिख के आओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सीमा जाती है लोकल राइस के शॉप में और बोलती है कि भैया मेरे को 100 केजी बासमती राइस चाहिए। शॉपकीपर ने कोट किया कि प्राइस रहेगा 125 रुपए किलो। उसने बोला ठीक है दादा कोई दिक्कत नहीं है। सीमा ने इंसिस्ट किया कि मेरे को सैंपल दिखाओ, कुछ सैंपल दिखाओ कि भैया मैं उससे उसके बेसिस पे परचेज कर सकूं। अब हुआ ये, शॉपकीपर ने सैंपल दिखाया, बाउल ऑफ राइस दिखाया, एक बाउल एक कटोरा निकाला और बोला कि भैया ये सैंपल है आप देख लो। तो सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू द एंटायर लॉट, मतलब 100 किलो चावल मंगवाया है, देखा एक कटोरी चावल, एक कटोरी चावल जैसा है वैसा ही 100 किलो चावल है। अब भैया शॉपकीपर तो आजाद है, बायर ने सैंपल देखा, लॉट आया एग्जैक्ट सैंपल के जैसा आया, शॉपकीपर की कोई गलती है क्या? द आंसर इज नो सर। अब हुआ ये, सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू द एंटायर लॉट, ये है मेन लाइन पूरे क्वेश्चन की कि सैंपल तो भैया एंटायर लॉट से मैच कर रहा है। बायर ने एग्जामिन किया सैंपल को कैजुअली, बायर की गलती, बायर को ठीक से देखना चाहिए था, बायर ने सैंपल को कैजुअली देखा विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो सैंपल भले बासमती राइस का था बट
इसमें मिक्स था लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स, मतलब बासमती राइस में क्या होता है ना, बड़े बड़े चावल के दाने होते हैं जनरली, बट सैंपल में क्या था ना, बासमती राइस बोल के बड़े दाने और छोटे दाने दोनों का मिक्सचर था सैंपल में। अब आगे भैया कुक ने भैया खाना बनाया, कुक ने बोला अरे इसमें तो वो डिश बनेगा ही नहीं जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे अब भैया ये कौन है, मिसेस सीमा, सीमा ने बोला नहीं नहीं मैं तो भैया वापस करूंगी। अब सीमा जो है केस करना चाहती है फ्रॉड का, कि सेलर ने यहाँ पे मिक्स करके भेजा है अच्छी क्वालिटी और चीप क्वालिटी का राइस। क्या वो सक्सेसफुल होगी? द आंसर इज नो सर, क्योंकि सैंपल और बल्क दोनों मैच होता है, दोनों भैया एग्जैक्टली सेम है। तो एक्सप्लेन करो बेसिक लॉ ऑन सैंपल। साथ ही व्हाट वुड बी योर आंसर अगर सीमा ने स्पेसिफाई किया होता एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट? आपका आंसर क्या रहेगा अगर सीमा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता रही है कि मेरे को लेंथ ऑफ राइस तो बड़ी ही चाहिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा आपको समझाना है। तो आपको भैया लिखना है कि सेक्शन 17 के तहत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल बाय सैंपल का, तो इंप्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो सैंपल के साथ में। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कंपेयर करें बल्क को सैंपल के साथ में, और गुड्स फ्री होना चाहिए कोई डिफेक्ट में, कोई हिडन डिफेक्ट में फ्री होना चाहिए जो सामने से देखने में पता नहीं चल रहा है। तो इंस्टेंट केस में गीता ने भैया यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसने कैजुअली एग्जामिन कर लिया सैंपल को और उसमें मिक्स था लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन, ये उसकी गलती है। बायर के पास, बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, मतलब सीमा के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब वो कुछ कर सके। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया अगर उसने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट अपनी बताई थी कि मेरे को बड़े दाने चाहिए, तो भैया यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कॉरेस्पॉन्ड करेगा विद द डिस्क्रिप्शन। बड़े दाने चाहिए मतलब डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन के साथ आपका मैच होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सेलर लाइबल कहलाएगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड का सवाल है, बहुत बेसिक सा। लिस्टेड के केस में ये याद रखना कि यहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। क्लासेस ऑफ कंपनीज जो कंसल्ट करी जा रही है भैया सेबी के साथ, ये क्या नहीं कहलाती, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। ये बात तुम भूल जाओगे, इसलिए अलग से ध्यान में रखना। जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है, ये बात भी ध्यान में रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का आंसर तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेड है कि होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहां पे आएगा, जनवरी 26 के पेपर में देखने को मिलेगा, हाई चांस। अब यहाँ पे थ्योरी पूछ लिया है ना, वहां केस स्टडी पूछे, वेरी हाई चांस, ध्यान में रखना। ठीक, आगे चलते हैं सर। एक्सप्लेन करो व्हाट आर हु आर द इंडिविजुअल्स। ये मुझे उम्मीद थी कि जनवरी 26 के पेपर में ये सवाल आएगा, बट ये सवाल तो यहीं पे आ गया दादा। तो यहाँ पे देखो वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए, और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। एलएलपी का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दिया है, बट एग्जाम में इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस दे रहा है, लिखेंगे एक्स, बोलेंगे भाई इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ऑपरेट करने के लिए मोटर बसेस, और बोला गया कि 12 साल के लिए करेंगे। 4 साल तक मोटर बिजनेस करने के बाद ये पता चला कि बिजनेस तो, धंधा तो भैया लॉस में चले जा रहा है। अब भैया डिस्पाइट दिस पी जो है, देखो पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, अब उनमें पी जो है ना, पी बोलता है नहीं नहीं मैं तो आगे 12 साल तक हमारी बात हुई थी, 4 साल तक लॉस हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिजनेस बंद कर दे। पी चाहता है बिजनेस को कंटिन्यू करना, बट क्यू और आर जो है वो चाहते हैं कि भैया पी वो जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दे, बंद कर दे। तो पूछा गया है क्या ऑप्शंस अवेलेबल है क्यू और आर के पास, इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। तो बोला गया, बढ़िया सवाल बनाया गया था, आरटीपी सितंबर 25 में भी है कि ये पार्टनर का राइट है कि पार्टनर जो है ना फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व कैसे करेगा? बाय एन एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल, मतलब सारे पार्टनर अगर बोलते हैं तो फर्म को डिसॉल्व कर दो, या फिर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। डिसॉल्व करने के दो तरीके बताए जा रहे हैं कि भैया आपको डिसॉल्व करना है, आप डिसॉल्व कर दो। कैसे करोगे? पहला तरीका, सबके सब ने कंसेंट दिया है, कंसेंट ऑफ ऑल शामिल है, म्यूचुअल कंसल्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप फर्म को डिसॉल्व कर दो। या फिर आप जो है ना इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है डिसॉल्व करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो और डिसॉल्व कर लो। अच्छा, कोर्ट में एट द सूट ऑफ पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर जाता है कोर्ट के पास तो कोर्ट भी बोल सकती है कि हाँ हाँ फर्म को डिसॉल्व कर दो। अगर तुमको यूनिट 3 याद हो तो कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस एक केस था जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व होगा और चाहेगा तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो क्यू और आर के पास क्या ऑप्शन है? अगर बार बार लॉसेस हो रहा है तो क्यू और आर कोर्ट के पास जा सकती है और कोर्ट को बोल सकती है कि जनाब और जज साहब आप हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो क्योंकि हम लोग नुकसान और नहीं सह सकते। अब देखो, इन द इंस्टेंट केस पी एक पार्टनर है, वो कंटिन्यू करना चाहता है डिस्पाइट द लॉसेस, लॉसेस हो रहे हैं फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहता है।
क्यू और आर अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो पी क्या कर सकता है, पी इंसिस्ट कर सकता है बाकी लोगों को कि चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना, क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ और लिखा नहीं है, फर्म को डिसॉल्व कैसे करना है ये बात तो लिखी नहीं गई है। कंसेंट ऑफ ऑल अगर होता तो फर्म को डिसॉल्व कर देते, क्यू और आर रेडी है डिसॉल्व करने के लिए, बट पी रेडी नहीं है, तो पी तो भैया कंटिन्यू करना चाहता है। अब होगा ये कि ऑप्शन क्या है क्यू और आर के पास, क्यू और आर प्रपोज कर सकते हैं पी को कि हम म्यूचुअली बंद कर देते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल ले लेते हैं और हमारी फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। अगर पी मान गया तो डिसॉल्व कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पी नहीं मानता है तो भैया क्यू और आर जो है अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, और कोर्ट को बोलेंगे जज साहब आप हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो। अच्छा डन सर, ये वाला सवाल भी हो गया। अब 3 का ए का 2 में क्या पूछा गया है, यहां पे बोला जा रहा है टेक्सटाइल मर्चेंट का बिजनेस है। मिस्टर ए ने, देखो ए और बी पार्टनर है, मिस्टर ए ने क्या किया, फाइनेंस किया बिजनेस को, मिस्टर ए ने पैसा लगाया है और मिस्टर ए स्लीपिंग पार्टनर है। दो पार्टनर है जिसमें एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है और वही पार्टनर पैसा भी लगा रहा है। तो इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी ने एक्वायर किया सर्टेन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी, मतलब समझना इस बात को, अगर आमतौर पे बात करें तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में एक पार्टनर ने पैसा लगा दिया, स्लीपिंग पार्टनर है, दूसरा पार्टनर क्या करता है ना, कुछ गुड्स एक्वायर करता है जो सी का है, जो किसी और का है, लेकिन बी को पता है बी क्या कर रहा है, सी का गुड्स एक्वायर कर रहा है, लेकिन बी को पता है कि ये जो गुड्स है ये चोरी का है, ये जो गुड्स है ये गुड्स क्या है, चोरी का माल है। इस नॉलेज के बाद भी बी भैया क्या करता है, उस गुड्स को खरीदता है और भैया उसको बेचता भी है। अब सी का माल है, सी का माल, चोरी का माल बी के पास आ रहा है खरीदी करके, बी उसको बेच भी रहा है। ओरिजिनल ओनर कौन है, सी ओनर है। बी क्या कर रहा है, बी प्रोसीड्स टू परचेज एंड सेल सम ऑफ दिस गुड्स, स्टोलन गुड्स, जो चोरी किया हुआ माल है। अब बी इसका भैया सेल्स जो है फर्म के बुक में रिकॉर्ड कर रहा है। अब ए जो है, ए कौन है, स्लीपिंग पार्टनर है। ए बोलता है तू ये गलत काम क्यों कर रहा है, ए चाहता है कि हम ये लाइबिलिटी खत्म कर दे टुवर्ड्स सी। भैया असली मालिक आएगा तो वो पैसा मांगेगा, क्योंकि तुम बेच रहे हो, चोरी का माल बेचते हो, चलो मेरा माल वापस करो। सी आएगा पैसा मांगेगा, ए बोलता है कि हमको उसको लाइबिलिटी देना नहीं है। तो भैया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी, ए बोलता है कि जनाब सी आपका माल है, मैं मानता हूं आपका माल चोरी का हो, चोरी का माल भैया मेरे पार्टनर बी ने बेचा है, मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि उसने बेचा है लाइबिलिटी वही देगा, मैं नहीं दूंगा। ए बोलता है कि हम आपके लिए लाइबल नहीं है, उसने मिसकंडक्ट किया, आप जानो, है ना। तो इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लाइबिलिटी ऑफ ए बी सी बताओ, ए और बी की बताओ टुवर्ड्स सी। तो क्या लिख के आओगे, पहला लिखोगे एवरी पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लाइबल है, सारी चीजों के लिए जब वो पार्टनर है। लेकिन ध्यान ये रखना कि फर्म लाइबल है सेम एक्सटेंट के लिए, पूरी फर्म लाइबल है अगर पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है। कैसे किया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, अपनी अथॉरिटी के अंदर किया है, तो पूरी फर्म लाइबल है। फर्म लाइबल है इफ अ पार्टनर अपने स्कोप के अंदर काम कर रहा है और अपने आप को भैया मनी मिला पार्टनर को या प्रॉपर्टी मिला किसी थर्ड पार्टी का और उसने इसको मिस अप्लाई किया है, या फिर फर्म के पास कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर्टी या मनी आया और पार्टनर ने मिस अप्लाई किया है। दो बात ध्यान में रखना, पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आया, दूसरा पार्टनर की अथॉरिटी में आया, पार्टनर ने गलत किया, फर्म के लिए किया, फर्म का फायदा हो ओवरऑल इसलिए किया, पूरी की पूरी फर्म लाइबल है, ए और बी दोनों लाइबल है सी के लिए फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय बी। ए कैन नॉट अवॉइड द लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड कि मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, ए ये बात नहीं बोल सकता। ठीक, बढ़िया सवाल था। पर्सनली बोलूं तो जब ये सवाल आया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला सवाल अच्छा सवाल था और ये वाला सवाल भी अच्छा सवाल था, दोनों सवाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, आगे हम चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी की तरफ। वेरी हाई चांस इस बार एग्जाम में गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिले, और ये वाला सवाल जब आया था एग्जाम में बच्चे हिल गए थे, ये क्योंकि कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, XYZ एक कंपनी है भैया, पेड अप शेयर कैपिटल उसका ऐसा ऐसा लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% ले लिया है XYZ का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इसके पास 8% है, तमिलनाडु के पास 10% है, राजस्थान के पास 10% है। एबीसी लिमिटेड जो ओन की गई है गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, एबीसी लिमिटेड के पास 15% है, किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का ऑफ XYZ कंपनी। अब बताओ क्या XYZ एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, तो तुमको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पूरा लिखना है कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, कंप्लीटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और
ये इंक्लूड करता है ऐसी कंपनी जो सब्सिडियरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया टोटल शेयर होल्डिंग 40% है। हम किस किस को कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम कंसिडर करेंगे तमिलनाडु और राजस्थान को। हम भैया 8% पीएफआई का कंसिडर नहीं करेंगे। एबीसी लिमिटेड ने जो होल्ड किया वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं ये देखने के लिए हम डायरेक्ट शेयर होल्डिंग देखते हैं, हम इनडायरेक्ट नहीं देखते कि एबीसी मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने एबीसी में ओन किया है और एबीसी ने वहां ओन किया है, ऐसा मत देखना। डायरेक्ट शेयर होल्डिंग आप देखना। प्लस बोला गया कि अगर गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो सब्सिडियरी कंपनी है ना गवर्नमेंट की, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो यहां पे आप टोटल शेयर होल्डिंग जो है ना सेंट्रल स्टेट के पास लेस देन 51 है, इसलिए XYZ जो है गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का होल्डिंग LIC वाला, और यहां पे बोला गया कि यहां पे कहां बोला गया, यहां पे 23% एबीसी लिमिटेड वाला, ये दोनों 23% 15 और 8% मिला के जो 23% हो रहे हैं, इसको आप कंसिडर मत करना। ठीक है, ये हमेशा सदाबहार आता है भैया कि एम और एन दो लोग हैं, दोनों मर गए, दोनों के पास इतने शेयर्स थे, क्या होगा? परपिचुअल सक्सेशन का क्वेश्चन है, पूरा परपिचुअल सक्सेशन का फीचर्स लिखना और बताना शेयर्स आएंगे जाएंगे, बट यहां पे कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। ठीक, क्या क्या राइट्स हैं? श्योरिटी के क्या राइट्स हैं? अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द को श्योरिटीज। पूरा छाप के आना, पूरा मॉड्यूल में जितना पॉइंट दिया है सारा लिख के आना। ये वाला सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी की बात करता है, बढ़िया सवाल है, क्या बोलता है देखना। गौरव और विकास भैया एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। गौरव को माल सप्लाई करना था विकास को और 10 दिन के अंदर करना था। विकास ने एडवांस में पैसा भी दे दिया था। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, भेजने का रास्ता सिर्फ एक था जो कि था रोडवे, सिर्फ रोड से भेज सकते थे, 10 दिन के अंदर भेजना था। बहुत बाढ़ आ गई और भैया बाढ़ आने के कारण हम माल डिलीवर कर नहीं पाए। कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन 15 दिन, 10 दिन की बात हुई थी, 15 दिन तक भी रिपेयर हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि फ्लड आ गया। अब हुआ ये भैया कि गौरव ने ऑफर किया कि मैं आपको माल दे देता हूं, बट विकास ने बोला कि नहीं अब माल मुझे नहीं चाहिए। तो गौरव ने क्लेम किया कॉम्पेंसेशन ऑफ 20,000, 20,000 रुपए का नुकसान मांग रहा है गौरव। किससे? विकास से, कि आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, which was not there within the purview of contract। तो भैया आपने एक्सेप्ट करने से मना किया ना, 20,000 रुपए का मुझे भुगतान चाहिए। ऑन दी अदर एंड विकास बोलता है, ओ भाई मेरे को मेरा 70,000 रुपए रिफंड दे जो मैंने तेरे को एडवांस में दिया था। अब सिचुएशन एनालाइज करो। गौरव बोलता है 20,000 रुपए मेरे को नुकसान दे कि तू मना कर रहा है एक्सेप्ट करने से। विकास बोलता है 70,000 रुपए मेरे वापस कर जो मैंने तुझे एडवांस में दिया था। अब बाढ़ आ गई, कुछ भी हुआ, मुझे तो माल 10 दिन में चाहिए था, तूने माल 15 दिन में लाया, मुझे नहीं चाहिए। देखो आंसर पढ़ते हैं, देखो आंसर में आएगा सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि भैया अब हम डिलीवर कर ही नहीं सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर थे। तो अगर यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल या फिर इलीगल, क्यों? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया है या चेंज इन सरकमस्टेंसेस आया है बियॉन्ड दी कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज की, पार्टीज अब उसको रोक नहीं सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट वॉइड हो गया है और अगर फायदा मिला है, किसी एडवांटेज, कोई एडवांटेज मिला है सामने वाले को, तो भैया वो रिस्टोर करना पड़ता है और कॉम्पेंसेशन भी उसको मिल सकता है। समझना बात को। एग्जांपल याद करो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला, जहां पे मैंने बोला था एक गोडाउन है, गोडाउन में आग लगी, 12 महीने का रेंट हमने एक साथ दे दिया था। अब जिसने रेंट दिया मतलब कि टीनेंट, उसने 12 महीने के लिए गोडाउन एक साथ लिया, गोडाउन में 7 महीने में आग लग गई, आग लग गई, पूरा गोडाउन जल गया। क्या इसमें टीनेंट की कोई गलती थी? द आंसर इज नो। तो क्या टीनेंट अपने ओनर के पास, मतलब जिसका मालिक है, ओनर के पास जाके बोल सकता है 5 महीने का रेंट मुझे वापस करो क्योंकि गोडाउन में आग लगी, मेरी गलती की वजह से नहीं लगी, कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो चुका है? द आंसर इज यस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई फायदा मिला है तो वो रिस्टोर करना पड़ता है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, गौरव और विकास के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्लड के कारण पूरा हो नहीं पाया, तो फर्दर मिस्टर गौरव को पे बैक करना पड़ेगा 70,000 रुपए जो उसने एडवांस लिया है। ये बात ध्यान में रखना कि उसको उसका 70,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है कि 70,000 का क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिचुएशन को एनालाइज करो और डिसाइड करो विकास का कॉन्टेंशन जो है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे तुमको ध्यान में रखना चाहिए। सर ये वाला सवाल जो है ना, ये बढ़िया सवाल है, इंस्टीट्यूट ने जब दिया था जून 23 में, एमटीपी में एक ही बार आया है, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है,
एक बढ़िया सवाल आता है इसी क्वेश्चन में, तुमको अगर मैं ध्यान दिलवाऊं तो समझना बात को, आंसर में सिर्फ 70,000 की बात लिखी है, 20,000 रुपए का क्या होगा कहीं पे कुछ उसका मेंशन नहीं है। सर 20,000 रुपए क्या चक्कर है? अरे गौरव को माल सप्लाई करना था, विकास ने मना कर दिया, तो गौरव मना करने पे 20,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन मांग रहा है विकास से, विच वॉज नॉट देयर विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20,000 रुपए के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा भी नहीं था कि भैया अगर मेरा यहाँ पे मैंने तेरे को यहाँ पे पैसा माल नहीं दिया ना, सॉरी तूने माल एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो 20,000 का कॉम्पेंसेशन लगूंगा लगेगा, ऐसा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था। टाइम यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है, तुम ये वाला कानून भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आंसर में दिया नहीं है, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी सिर्फ लिख दिया। तुम यहाँ ये वाला ऐड कर सकते थे कि भैया टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट टाइम में पूरा नहीं हुआ तो वॉइडेबल हो जाता है, बट सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी में भैया सरकमस्टेंसेस के कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और वॉइड होने पे कोई बेनिफिट मिली है तो वापस करना पड़ता है, कोई किसी के लिए लाइबल नहीं होता। क्या गौरव 20,000 रुपए वसूल कर सकता है विकास से? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। 20,000 नहीं मांग सकता, 70,000 बल्कि वापस करने पड़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ बेली की बात है, छाता लिया था भैया, है ना, और बोला था 2 दिन यूज करूंगा, 1 हफ्ता रख लिया, टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो ड्यूटी है, छाता डैमेज हो गया, बैडली डैमेज, क्या करेगा बेली? यहाँ पे उसका कॉम्पेंसेशन भुगतान करेगा, है ना, बेली यहाँ पे लॉस उसका उठाएगा। बताओ यहाँ पे कि भैया चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है? इस सवाल को देख के मैं कह रहा हूं चेक से इस बार क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। इस बार एग्जाम में चेक से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन्हीं में से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम पूछ रही है आईआरएफ में, तो अब मेरा और इंट्यूशन बढ़ चुका है कि एग्जाम में टाइप्स ऑफ लॉज देखने को तुमको मिल सकता है या फिर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। डन सर, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आगे चलता हूं 5 के ए में, तो सोगा का ऑक्शन सेल की बात है यहाँ पे कि अनाउंसिंग द कंप्लीशन, यहाँ पे हैमर गिराना था टेबल में, बट उसने क्या किया, वॉच, एक एंटिक वॉच की बिक्री हो रही थी नीलामी से, बोलो 1, बोलो 2, बोलो 3, अब हैमर मारते मारते हैमर चला गया उस एंटिक वॉल पे, तो भैया वॉल की मतलब वॉल पे, ये जो हमारा एंटिक वॉल क्लॉक है ना उस पे चला गया, घड़ी टूट गई, बताओ क्या होना है? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हो रही है? जब हैमर 3 बार मारते हैं उसके बाद हो रही है ना। ऑन दी कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर अंटिल सच अनाउंसमेंट बिडर रिट्रेट कर सकता है, हाईएस्ट बिडर को वो सामान दिया जाता है। अनाउंसिंग द कंप्लीशन, यहाँ पे हैमर क्या हुआ, किस पे गिर गया? घड़ी पे गिर गया, तो भैया सेल बाय ऑक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल हैमर कम्स इन द नॉर्मल पोजीशन। जब तक हैमर को 3 बार मार के वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाया नहीं गया है, ये माना नहीं जाएगा कि ऑक्शन सेल कंप्लीट हो गया है, इसलिए हेंस सेल इज नॉट कंप्लीटेड, मेगा विल नॉट बी लाइबल। अच्छा, आगे बोलता है यहाँ पे प्राइस सेटिंग की बात हो रही है कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल करने के लिए अपनी गाड़ी वाई को, उन्होंने कोई प्राइस का डिस्कशन नहीं किया, लेटर ऑन एक्स ने रिफ्यूज कर दिया वाई को बेचने के लिए, एग्रीमेंट वॉइड हो गया, बीइंग अनसर्टेन अबाउट प्राइस, तो क्या वाई अपनी गाड़ी मांग सकता है? तो भैया यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि अगर पेमेंट की बात हो रही है और पार्टीज टोटली इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ प्राइस की बात हो रही है, इट वुड नॉट बिकम अनसर्टेन या फिर इनवैलिड एग्रीमेंट। प्राइस नहीं है या प्राइस की बात नहीं है, इससे ये मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका अनसर्टेन है, कॉन्ट्रैक्ट में आपका भैया इनवैलिडिटी आ गई है, ये अभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, क्योंकि प्राइस के केस में हमेशा बोला गया है रीजनेबल प्राइस दिया जा सकता है सेक्शन 9 के तहत। उन्होंने प्राइस डिसाइड नहीं किया, एक्स ने रिफ्यूज कर दिया, वाई अभी भी मांग कर सकता है, और मांग करेगा तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। छोटा सा केस स्टडी है, ज्यादा टेक्निकल नहीं था। पार्टनर के पास दोनों कैरेक्टर होल्ड करता है, प्रिंसिपल भी एजेंट भी। इस स्टेटमेंट को समझाओ, जून 24 के एमटीपी 3 में आया हुआ था, बढ़िया, एक तुमको लंबा चौड़ा बीकॉम का आंसर लिख के आना था इसमें। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सेम क्वेश्चन कई दफा आ चुका है एमटीपी वगैरह में, और तुमको यहाँ पे ये सारी चीजें पता है, डिलीवरी होना चाहिए, बेलमेंट है भैया, रिटर्न ऑफ गुड्स होगा, ओनरशिप, ये सब तुमको पता है। नेगोशिएबल की बात करें तो डिलीवरी का ये सवाल है कि अमन ने, देखो इसको ना, तुमको कभी ऐसा सवाल मिले जो तुमको भैया एक आम तौर पे समझ नहीं आ रहा है तो उसको बना लिया करो। अब यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, और कई दफा यहाँ पे किसी ने किसी को और को कुछ दिया है, क्या दिया है सर? इंस्ट्रूमेंट ही दिया है। तो अमन ने ड्रू किया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन, मतलब अमन ने बबन को भैया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, बबन को पैसा देना है।
ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, हु एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन, पेमेंट किसको देना था, मगन को पेमेंट मिलेगा। अच्छा सर, मगन पेई बन गया। अब मगन ने क्या किया, मगन ने बिल एंडोर्स कर दिया गगन को, गगन आएगा पैसा लेने, मगन ने एंडोर्स कर दिया गगन को, मगन था पेई। ठीक है सर, समझ में आ गया, शॉर्ट में बना लिया करो जितना तुमको समझ में आने लायक हो। ठीक है, अच्छा गगन ने बिल एंडोर्स कर दिया आकाश को ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब गगन ने भी आगे बिल एंडोर्स कर दिया आकाश को, पैसा लेने कौन जाएगा, आकाश लेने जाएगा। अच्छा सर, हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे, मतलब गगन ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया आकाश को, बट डिलीवरी हुई नहीं है और मर गया। कौन मर गया, गगन मर गया। आए हैं, जाना है, कब जाना है पता नहीं है, आना कब है, तो भैया यहाँ पे जाना आना लगा रहेगा। गगन तो मर गया, तो उसका जो बेटा है अंकित, उसने क्या किया, बिल डिलीवर कर दिया आकाश को, है ना, क्योंकि वो पापा तो मर गए हैं। तो ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट, बबन ने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए। एक्सप्लेन करो कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी क्या है, क्या आकाश ये पेमेंट लेने के लिए बबन पे केस वगैरह कर सकता है। द आंसर इज नो, क्योंकि गगन से डिलीवरी हुई नहीं वैलिडली, गगन तो मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर नहीं सकता। अब आकाश जो है बबन के पास जाएगा पैसा मांगने, तो बबन बिल्कुल पैसा देने के लिए मना कर सकता है क्योंकि डिलीवरी हुई नहीं है। तो भैया डिलीवरी एक एसेंशियल एलिमेंट है, वॉलेंट्री होना चाहिए, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव दोनों हो जाए चलेगा। अगर कोई कंडीशन या स्पेशल पर्पस के लिए ही हुआ है, तो जब तक वो पर्पस पूरा हो ना जाए डिलीवरी होगी नहीं, इफेक्टिव होती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इनकम्प्लीट और रिवोकेबल रहेगा, कब तक, जब तक डिलीवरी नहीं हुई है। डिलीवरी एसेंशियल है नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन, बल्कि जब इसको ड्रॉ करा जा रहा है तब भी राइट्स ट्रांसफर नहीं होते अगर डिलीवरी नहीं हुई है। तो अगर पर्सन ने इंडोर्समेंट कर दिया बट बिफोर द सेम इंडोजर, बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड, इंडोजर जो है मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ये नेगोशिएट नहीं कर सकता बाय मेयर डिलीवरी। तो आकाश यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकता अगेंस्ट बबन या फिर प्रीवियस पार्टीज, आकाश यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि नेगोशिएट हुआ ही नहीं है, ये माना जाएगा, डिलीवरी हुई ही नहीं है, ये माना जाता है। लास्ट सवाल सर, लास्ट एक दो सवाल बचे हैं, समझ लेते हैं। देखो रिलायंस रिलायबल लिमिटेड जो है इंडियन कंपनी है। अच्छा सर, तो इसने क्या किया, फॉर पेमेंट ऑफ सेल प्राइस उसने क्या किया, यूएस बेस्ड कंपनी एक्सपोर्टर जो है, इंडियन कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन मनीष, मतलब इंडिया में ड्रॉ हुआ है, इंडियन कंपनी ने इंडिया में ड्रॉ किया, रेसिडेंट ऑफ मुंबई के ऊपर ड्रॉ किया गया। अब भैया पेबल अगर यूएस में है, पेबल टू द एक्सपोर्टर इस लॉस एंजलिस, एलए में पेबल है जहां प्रियंका चोपड़ा रहती है, तो भैया वहां पे पेबल है, हमको देखना है कि ड्रॉ कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ, इंडियन कंपनी है। और एक्सेप्ट कहां पे हुआ, पेबल कहां पे, पेबल तो बाहर है बट ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन मुंबई। तो भैया यहाँ पे दो केस स्टडी, यहाँ पे दो कंडीशन पूरे हो गए, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ड्रॉन इन इंडिया है, अच्छा सर, एक्सेप्टेड इन इंडिया है मनीष के द्वारा जो रेसिडेंट ऑफ मुंबई है, बिल्कुल सर, पेबल आउटसाइड इंडिया है, दो कंडीशन पूरे हो गए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को समझाया गया है, उनके डिफरेंस को समझाया गया है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके रूल्स को समझाया गया है, और लास्ट में बोला गया है हमारा एक सवाल, सोगा पे फिर से राइस के ऊपर बात आती है कि जे एक होलसेलर है, उसने प्रीमियम बासमती राइस को डिलीवर किया ऑन अप्रूवल ऑफ 100 बैग्स ऑफ राइस, मतलब भैया यहाँ पे एक आदमी आता है, वो 100 बैग खरीदता है, बोलता है मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको रखूंगा कि नहीं रखूंगा, तो सेल और रिटर्न का बेसिस का यहाँ पे सवाल है। नेक्स्ट डे वो रिटेलर क्या कर देता है, 5 बैग अपने रेगुलर कस्टमर को बेच देता है। 100 बोरी लिया था, सेल और रिटर्न बेसिस पे 5 बोरी अपने कस्टमर को दे दिया। अच्छा, रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल द बैग्स, अब वो बोलता है रिटेलर कि नहीं मैं 100 का 100 बैग वापस करना चाहता हूं, बट 5 तो मैंने बेच दिए हैं। 5 में क्या हुआ, जिनको मैंने बेचा है उसका नाम क्या है, के, जिसको मैंने बेचा उसका नाम है के, 5 बैग मैंने के को दिया, के ने 4 बैग यूज ही नहीं किया है। अच्छा, तो यहां पे हो ये रहा है कि जे कहता है कि मैं ना अब रिटर्न करना चाहता हूं, तो बताओ क्या होगा, 5 बैग बेच दिया ना, मतलब वो 5 बैग के लिए इसने सेल्स एक्सेप्ट कर लिया। सेल और रिटर्न बेसिस का एग्जांपल याद करो, तो भैया जहां पे पर्सन टू हुम द गुड्स हैव बीन गिवन, या तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं सारे माल रखूंगा, या फिर वो ऐसी कोई हरकत करता है जिससे ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो जाता है, बेच दिया, गिरवी रख दिया, यूज कर लिया। अच्छा, तो जहां पे पर्सन टू होम द गुड्स आर गिवन रिटेन कर लेता है, ये दूसरा सिनेरियो है कि आपको माल दिया गया था, आपने माल रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, अगर टाइम स्पेसिफाई था कि 3 महीने के अंदर आपको वापस करना है, 3 महीने हो गए आपने अभी तक वापस नहीं किया, तो माल आपने रख लिया, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, माना जाएगा। और टाइम स्पेसिफाई नहीं था तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको वापस कर देना चाहिए था, आपने वापस नहीं
किया तो 1 साल बाद वापस करने जाओगे तो क्या सामने वाला माल लेगा? द आंसर इज नो सर, नहीं लेगा। तो इन द गिवन केस सेल और रिटर्न बेसिस पे बात हो रही है। 5 बैग उसने बेच दिया, जिसको बेचा उसने 4 बैग अभी तक यूज किए नहीं है, लेकिन लॉ कहता है भैया कि अ वीक लेटर लोकल रिटेलर को कंप्लेन वगैरह मिला तो वो चाहता है कि सारे बैग्स को मैं रिटर्न करूं। अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ, लोकल रिटेलर जो है वो सिर्फ 95 बैग्स रिटर्न कर सकता है, वो 4 बैग्स रिटर्न नहीं कर सकता, भले ही वो के द्वारा यूज नहीं किए गए हैं। रिटेलर ने के को बेचा, के ने 4 बैग्स 5 बैग्स मांगे थे, 4 अभी तक यूज नहीं किए, एक यूज कर लिया। क्या ये पांचों बैग्स को ये जो अपना रिटेलर है वो ये जो अपना जो रिटेलर है क्या ये अपने होलसेलर को वापस दे सकता है डिफेक्टिव पीस बोल के? द आंसर इज नो सर। क्यों? 5 बैग तूने आगे बेच दिया ना सेल और रिटर्न बेसिस पे लेके, तो ये माना जाएगा कि तूने उन 5 बैग्स को एक्सेप्ट कर लिया। 95 बैग्स को तो रिटर्न कर सकता है बट 5 बैग्स को तो रिटर्न नहीं कर सकता है। सर ये सारे सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम तो नहीं, हर सवाल एग्जाम में तो नहीं, बट एमटीपी, आरटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारी जगहों का कॉम्बिनेशन बना के इंस्टीट्यूट ने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। बहुत अच्छा एमटीपी नहीं था, अच्छा ही नहीं था बल्कि, क्योंकि एक भी नया सवाल देखने को मिला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 20 नंबर का सवाल तो नया दे दो जनाब, ताकि बच्चा जो है नए सवालों से भी रूबरू हो पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है उसी को आपने एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इंस्टीट्यूट को अभी जो मॉड्यूल 2 आएगा मतलब एमटीपी 2 आएगा, उससे मुझे उम्मीदें हैं कि कुछ उसमें इंस्टीट्यूट नया सवाल जरूर डालेगा, है ना। तुमको एक बार गो थ्रू कर लेना है, तुमने अभी तक ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। अगर तुमने नहीं किया है तो गलत है। ये सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा था उन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर पूरा प्रैक्टिस करना है तो अभी तक तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारा जनवरी में एग्जाम से 25-30 दिन बाद, तो अभी तक तुम कर क्या रहे थे? अगर तुमने ये क्वेश्चन आज तक एक बार भी देखा ही नहीं है तो तुम बहुत गलत तैयारी पे बैठे हो मेरे भाई। मैं स्पीड क्यों था? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं 25 दिन बाद एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अभी बस हम यहाँ रिवाइज करने आए थे कि एमटीपी में क्या क्या दिया हुआ है, बस। हम कोई नया क्वेश्चन बना ही नहीं रहे हैं, तो हम समय क्यों खराब करेंगे अपना? गेटिंग माई पॉइंट। तुमको ध्यान ये रखना है कि अगर तुमने ये सवाल अभी तक नहीं बनाए थे तो तुम गलत उस पे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, तुम गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो। तुमको तुम्हारे क्वेश्चन बैंक को पहले उठाना है और उसके बाद तुमको एग्जाम के प्रोविजंस के लिए तैयारी करनी है। अरे मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन बैंक का मतलब है 2018 से लेकर 2025 तक का इंस्टीट्यूट ने जितना भी आरटीपी, एमटीपी, एमडीटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, आईसीआई का मॉड्यूल है ना, आईसीआई का मॉड्यूल प्लस एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चन, तुम सिर्फ इतनों को कर लोगे ना, मैं चैलेंज करता हूं 70 एग्जाम में ले आओगे। क्यों सर? 126 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 70 मार्क्स का पेपर इसी में से आता है। मतलब अगर तुमने इतना कवर अप कर लिया ना 70 मार्क्स में, तुम भैया 70 मार्क्स तुम सिक्योर कर लोगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन नया देखने को मिलता है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन 70 में हम पास तो हो जाएंगे ना। तो इसको तुम पहले करो भाई। अगर तुम इसको कर लोगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली पास होने की तादाद पे आगे बढ़ जाओगे, चिंता खत्म हो जाएगी पास होने की। इनको पहले दबोचो, और ये सारे एमटीपी के सवाल इन्हीं में से तो आए हैं, तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, इन्हीं में से तो आए हैं। तो पहले उनको करो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। अपने आप को सिक्योर करो। ऑल इंडिया रैंक लाना सेकेंडरी हो जाए चलेगा, बट पास तो है, सफर में आगे तो बढ़े, इंटर की तरफ आगे तो बढ़े, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। मैं जल्दी ही लाइव आऊंगा, टॉप 75 क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसमें इन सारी क्वेश्चंस का मिक्सचर रहेगा, डिफरेंशिएशन भी, थ्योरी क्वेश्चंस भी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा। कौन से डेट पे आ रहा हूं वो सारी चीजें मैं तुमको बाद में बता दूंगा। डन सर? तो मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।